Hello everyone, welcome to City Online Classes. This is Dr. Jeetu Singh. Today I will teach you microeconomics, first semester, third unit for learners. स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. आज का हमारा टॉपिक है मोनोपोली, एकाधिकारी बाजार. एकाधिकारी बाजार क्या होता है, इसे हम क्यों पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं. एक्सप्लेन फॉर्म्स इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली कंपटीशन. एकाधिकारी बाजार में फर्म के संतुलन को बताना है. इसमें हम मीनिंग ऑफ मोनोपोली मार्केट पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म इन शॉर्ट एंड लॉन्ग रन इन मोनोपोली मार्केट. एकाधिकारी बाजार में अल्पकाल में फर्म के संतुलन को देखेंगे और दीर्घकाल में फर्म के संतुलन को भी देखेंगे. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. मोनोपोली मार्केट क्या होता है, आपको जनरली बता दूं कि मोनोपोली मार्केट का मतलब होता है जिस मार्केट में सिंगल सेलर होता है और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, दैट वुड बी क्या होता है, मोनोपोली मार्केट. मोनो का मतलब क्या होता है यहाँ पे सिंगल, एंड पोली का मतलब होता है सेलर. जिस मार्केट में सिंगल सेलर होता है और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, दैट वुड बी मोनोपोली मार्केट. मोनोपोली मार्केट में कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट कमोडिटी भी अवेलेबल नहीं होती है. फर्म की न्यू फर्म की एंट्री पे पूरी तरह से प्रतिबंध होता है. इसके अलावा प्राइस पे सेलर का पूरी तरह से कंट्रोल होता है. और मोनोपोली मार्केट में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की सिचुएशन भी देखने को मिलती है. अब यहाँ पे आपको बता दूं कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स, एक अकेला विक्रेता होता है और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं. यहाँ पे सेलर्स की संख्या बहुत नहीं होती है, ओनली सिंगल होती है, जिसकी वजह से मार्केट में कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है. अब यहाँ पे क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है कि मान लीजिए मार्केट आप जाते हो तो आपको कोलगेट नहीं मिलता है तो आप पेप्सोडेंट ले लेते हो, क्लोजअप ले लेते हो. इट मीन्स आपको मार्केट में उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट मिल रहा है. लेकिन अगर हम बात करें मोनोपोली मार्केट के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे अगर आप कोलगेट ले रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ कोलगेट ही मिलेगा, क्लोजअप या अदर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मिलेगा. और जब मार्केट में कोई अदर क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं होगा तो आपको जो भी लेना है, जितना भी लेना है, आप किसके पास जाएंगे, आप उसी सिंगल सेलर के पास जाएंगे. और इसके अलावा उसका प्राइस पे फुली कंट्रोल भी होता है क्योंकि वो सिंगल होता है. उसके हाथ में पूरी तरह से प्राइस होता है. वो जितना चाहे प्राइस कम कर सकता है और जितना चाहे प्राइस बढ़ा सकता है. और इस तरह से मोनोपोली मार्केट में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिलता है. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन हिंदी कीमत विभेद. कीमत विभेद का मतलब क्या होता है कि अलग अलग बायर से, अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करना, दैट वुड बी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. अब हम देखेंगे यहाँ पे कि जैसे मोनोपोली स्ट्रक्चर अराइज कैसे होता है. तो मोनोपोली स्ट्रक्चर अराइज होने के लिए बहुत सारी स्थितियाँ होती हैं. लाइक अगर हम बात करें कि अगर किसी एरिया में क्रैकर की शॉप है या वेपन की शॉप है या लिकर की शॉप है, इट मीन्स उसकी उस एरिया में मोनोपोली है. क्यों? क्योंकि एक एरिया में एक ही पर्सन को लाइसेंस प्रोवाइड होता है. अगर कोई दूसरा वहाँ पे शॉप ओपन करता है तो ऐसी सिचुएशन में उसकी प्रति कार्यवाही की जा सकती है और उसे पनिश किया जा सकता है. तो क्या होता है कि अगर एक एरिया में किसी एक ही पर्सन को लाइसेंस प्रोवाइड है तो उसकी उस एरिया में मोनोपोली होगी और इस तरह से मोनोपोली स्ट्रक्चर अराइज हो जाता है. अगर किसी ने अपनी किसी प्रोडक्ट का पेटेंट करवा रखा है तो पेटेंट राइट भी मोनोपोली स्ट्रक्चर अराइज करता है. जैसे किसी ने एक बुक पब्लिश की और उसमें जो भी कंटेंट है, जो भी मैटर है, उसने ऑल ऑफ सडन उसका कॉपीराइट करवा लिया.
जब उसने उसका कॉपीराइट करवा लिया, इट मीन्स उस मैटर को और कोई पब्लिश नहीं कर सकता है। अगर कोई करता है तो क्लेम किया जा सकता है, उसे पनिश किया जाएगा, लेकिन जो कि उसने कॉपीराइट करवाया है तो ऐसी सिचुएशन में उसका उस बुक में मोनोपोली है और कोई दूसरा उसको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता है। अगर हम बात करें लाइसेंसिंग की, तो लाइसेंस भी मोनोपोली स्ट्रक्चर अराइज करता है। मीन्स एक एरिया में केवल एक या दो पर्सन को ही लाइसेंस प्रोवाइड होता है और ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि कोई दूसरा वहाँ पे शॉप ओपन नहीं कर सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में उस पर्सन की मोनोपोली होगी। और हम बात करें लाइक मोनोपोली मार्केट कैसा होगा, आगे हम बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे द वर्ड मोनोपोली हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स मोनो एंड पोली। Mono refers to a single and poly to control. In this way, monopoly refers to a market situation in which there is only one seller of a commodity. Monopoly दो शब्दों से मिलके बना है, एक तो मोनो, दूसरा पोली। यहाँ पे मोनो का मतलब है सिंगल, पोली का मतलब होता है सेलर। इट मीन्स मोनोपोली का कंबाइंड मीन्स होता है सिंगल सेलर। जिस मार्केट में केवल सिंगल सेलर होता है वो मार्केट एकाधिकारी बाजार कहलाता है, मोनोपोली मार्केट कहलाता है। और मोनोपोली मार्केट में जो कि सिंगल सेलर होता है तो उसका मार्केट की जो भी कमोडिटीज़ होती है, जो भी प्रोडक्ट उसके द्वारा सेल किया जाता है, उस पर उसका फुली कंट्रोल होता है। अब हम देखेंगे इसके कुछ फीचर्स हैं, लाइक वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। केवल एक ही सेलर होता है और बड़ी संख्या में खरीदने वाले होते हैं। द मोनोपोलिस्टिक फर्म इज द ओनली फर्म, इट इज एन इंडस्ट्री बट द नंबर ऑफ बायर्स इज अज्यूम्ड टू बी लार्ज। अब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि सिंगल सेलर है तो उसे हम फर्म भी कंसिडर कर सकते हैं और उसे इंडस्ट्री भी कह सकते हैं। वही इंडस्ट्री है, वही फर्म होती है क्योंकि वो सिंगल है। नेक्स्ट दूसरा फीचर है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। मार्केट में कोई निकट स्थानापन्न वस्तु भी उपलब्ध नहीं होती है। जैसे अगर हम बात करें मार्केट में क्लोज सब्स्टिट्यूट की, तो सिन्ने का भी फैन होता है, हैवेल्स का भी फैन होता है, उषा का भी फैन होता है। तो अगर हम बात करें क्लोज सब्स्टिट्यूट की तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, लेकिन यहाँ पे क्लोज सब्स्टिट्यूट कोई भी अवेलेबल नहीं होगा। अगर मार्केट में उषा का फैन है तो उषा के अलावा ना तो सिन्नी होगा और ना ही हैवेल्स होगा, कोई और क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होगा। और इस कंडीशन में किसी भी कंज्यूमर को फैन चाहिए तो वो एक ही कंपनी का एक ही फैन परचेज करेगा, एक ही प्रकार का फैन परचेज करेगा क्योंकि उसकी उसमें मोनोपोली है। नेक्स्ट डिफिकल्टी ऑफ द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। यहाँ पे नई फर्मों के प्रवेश पे पूरी तरह से प्रतिबंध होता है क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, देयर आर ईदर नेचुरल और आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ द फर्म into the industry when the firms is making abnormal profit। यहाँ पे क्या होता है, चाहे उसे नेचुरल रेस्ट्रिक्शन समझें या आर्टिफिशियल सिंगल सेलर होता है, दैट्स व्हाई वहाँ पे पूरी तरह से प्रतिबंध होता है। और ऐसी सिचुएशन में जो सिंगल सेलर होता है वो हाई प्राइस डिसाइड करके क्या करता है, मार्केट में एबनॉर्मल प्रॉफिट गेन करता है। नेक्स्ट फोर्थ फीचर है मोनोपोली इज ऑल्सो एन इंडस्ट्री। जो एकाधिकारी होता है वो इंडस्ट्री भी होती है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर हम बात करें फर्म की या इंडस्ट्री की तो दोनों को ही यहाँ पे एक ही कंसिडर किया गया है। इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं, जब नंबर ऑफ फर्म्स को हम सम कर देते हैं दैट वुड बी इंडस्ट्री, और सिंगल प्रोड्यूसर की बात करते हैं दैट वुड बी लाइक फर्म।
लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो नंबर ऑफ फर्म्स क्या होती हैं, एक ग्रुप बना लेती हैं, और जब ग्रुप बना लेती हैं तो प्राइस भी एक डिसाइड होता है, और जब प्राइस एक डिसाइड होगा और एक ही प्रोडक्ट होगा तो इस कंडीशन में इंडस्ट्री में भी मोनोपोली कंसिडर की जाएगी। नेक्स्ट, प्राइस मेकर अंडर मोनोपोली, मोनोपोलिस्ट हैज full control over the supply of the commodity, but due to large number of buyers, demand of the any one buyers constitutes an infinitely small part of the total demand. Therefore, buyers have to pay the price fixed by the monopolist. यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एक ही प्रोडक्ट होता है जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ बायर्स जो होते हैं उनके पास कोई और अदर ऑप्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से वो उसी कमोडिटी को परचेज करते हैं, और इससे क्या होता है, जो सेलर होता है वो हाई प्राइस डिसाइड करता है। नेक्स्ट, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। यहाँ पे हम बात करेंगे टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। यहाँ पे क्या होता है कि टीसी ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर हम बात करें टीआर की, टोटल रेवेन्यू की बात करें तो हम जानेंगे रेवेन्यू क्या होता है। जब किसी प्रोड्यूसर के द्वारा जो भी गुड्स और सर्विसेज मार्केट में सेल करके जो भी प्राप्त होता है दैट वुड बी रेवेन्यू। लेकिन अगर हम बात करें टोटल कॉस्ट की तो कॉस्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बनाने में जो भी खर्चा आता है दैट वुड बी कॉस्ट। और यहाँ पे हम टोटल रेवेन्यू को कैसे निकालते हैं, टीआर को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पी टी आर इज इक्वल टू पी इंटू क्यू, और टोटल कॉस्ट को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टी सी इज इक्वल टू टी एफ सी, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टीवीसी, और इस तरह से हमें टोटल कॉस्ट प्राप्त हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि टीआर और आपका टीसी अप्रोच कैसे डिसाइड होगा। तो यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक की रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि मोनोपोली के रेस्पेक्ट में जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड होता है। क्यों डाउनवर्ड होता है, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस डाउन होती है सेलर जो बायर्स होते हैं, जो कंज्यूमर होते हैं, वो ज़्यादा मात्रा परचेज करते हैं, और अगर प्राइस ज़्यादा डिसाइड होती है तो कंज्यूमर कम परचेज करते हैं। और इस तरह से हम बात करेंगे पहले जो आपका टीसी और टीआर मेथड है। टीसी और टीआर मेथड में हम देखेंगे कि जो भी आपका यहाँ पे टीआर है टोटल रेवेन्यू है, यहाँ पे ओरिजिन से ड्रॉ किया गया है, क्योंकि जब आउटपुट नहीं होता है तो जो टोटल रेवेन्यू है वो ज़ीरो होता है। जो टीसी है वो यू शेप का है। क्यों यू शेप का है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस एप्लीकेबल होने की वजह से है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो एम पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, जहाँ पे टीसी और टीआर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दैट वुड बी इक्विलिब्रियम पॉइंट, और इसी को हम क्या कहते हैं, ब्रेक इवेंट पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पे प्रोड्यूसर को नो प्रॉफिट नो लॉस गेन होता है। और जब एम पॉइंट पे प्रोड्यूसर को नो प्रॉफिट नो लॉस गेन हो रहा है तो किस पॉइंट पे प्रोड्यूसर को ज़्यादा प्रॉफिट गेन होगा, तो जहाँ पे टीसी और टीआर के बीच गैप मैक्सिमम होगा दैट वुड बी मैक्सिमम प्रॉफिटेबल एरिया। लाइक अब यहाँ पे हम देखेंगे बी से लेके यहाँ पे बी से लेके क्यू तक कॉस्ट है, ए से लेकर क्यू तक क्या है, प्राइस है। इस कंडीशन में कॉस्ट कम है, प्राइस ज़्यादा है, तो फर्म को बी एम ए एन एरिया प्रॉफिट मिल रहा है। तो प्रोड्यूसर किस एरिया में किस मात्रा पे प्रोडक्शन कंटिन्यू करेगा, प्रोड्यूसर ओ क्यू मात्रा प्रोडक्शन करेगा, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे उसे मैक्सिमम प्रॉफिट गेन हो रहा है।
अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू MR and MC approach, a monopolist will be in equilibrium when two conditions are fulfilled. अब यहाँ पे MC क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट। अगर हम बात करें कॉस्ट की तो कॉस्ट कर्व ऑलवेज यू शेप का होगा। क्यों होगा? क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस एप्लीकेबल होते हैं। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस क्या होता है? इन हिंदी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस को परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं। क्योंकि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या होता है कि शॉर्ट रन में प्रोड्यूसर के पास टाइम कम होता है तो वो कुछ फैक्टर्स को वेरी करता है और कुछ फैक्टर को कांस्टेंट रखता है। तो यहाँ पे पहली कंडीशन में क्या होता है? पहले स्टेज में आउटपुट बढ़ता है, कॉस्ट घटती है और आफ्टर सम टाइम आपकी इसमें क्या होता है? जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है? कांस्टेंट हो जाती है, आउटपुट भी कांस्टेंट हो जाता है। और थर्ड स्टेज में आउटपुट जो होता है वो डिक्रीज होता है और कॉस्ट इंक्रीज होता है। हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में डायग्राम के थ्रू समझेंगे। अभी हम इसे वर्बली समझते हैं क्या होता है। MC कंडीशन क्या होती है? MC और MR अप्रोच की MR हमेशा क्या होता है? डाउनवर्ड होता है। किसमें? मोनोपोली की कंडीशन में मार्जिनल रेवेन्यू। अब यहाँ पे अगर हम MR निकाल रहे हैं तो TRN माइनस 1 MR निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें MR की और MC की, किस कंडीशन की? इक्विलिब्रियम कंडीशन की, संतुलन की अवस्था की, तो कौन सी दो स्थितियां होंगी जब प्रोड्यूसर को MC और MR से इक्विलिब्रियम की कंडीशन प्राप्त होगी? तो जहां पे MC इज इक्वल टू MR होगा, MC इज इक्वल टू MR होगा, दैट वुड बी इक्विलिब्रियम कंडीशन एंड MC कट MR फ्रॉम बिलो साइड। और जहाँ पे MC MR को नीचे से कट करेगा वो स्थिति इक्विलिब्रियम की होगी। किसमें? MC और MR अप्रोचेस में दो कंडीशंस होती हैं इक्विलिब्रियम की, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की। पहली कंडीशन MC इज इक्वल टू MR होता है, दूसरी कंडीशन में MC कट MR फ्रॉम बिलो साइड। और इस तरह से प्रोड्यूसर की इक्विलिब्रियम कंडीशन डिसाइड होती है। ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं आपको इसमें असाइनमेंट दूंगी और इस तरह से आपका जो मोनोपोली है MC MR, इसे हम डायग्राम के थ्रू नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।